हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोबर के पर्वत निर्माणक भूसनदी सिद्धांत और आर्थर होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जोली के रेडियो एक्टिवता सिद्धांत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कोबर का पर्वत निर्माणक भूसनदी सिद्धांत, जियो सिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसनदी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसनदियों में संबंध स्थापित करना था। कोबर का सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। पृथ्वी में संकुचन होने से उत्पन्न बल से अग्रदेशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसनदी का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण करता है। जहां आज पर्वत हैं, वहां पर पहले भूसनदियां थीं, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल यानी कि ओरिजिन बताया। इन भूसनदियों के चारों ओर प्राचीन भूखंड थे, जिन्हें क्रेटोजन कहा गया है। कोबर के अनुसार भूसनदियां लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसनदी निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसनदी का निर्माण होता है। इसे भूसनदी अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसनदी के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें कोबर ने अग्रदेश बताया है। इन दृढ़ भूखंडों के अपरदन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसनदी में धीरे धीरे जमाव होता रहता है। इस क्रिया को अवसादीकरण यानी कि सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादी जमाव के कारण भार में वृद्धि होने से भूसनदी की तली में निरंतर धसाव होता जाता है। इसे अवतरण की क्रिया यानी कि सब्सिडेंस कहते हैं। जब भूसनदी भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसनदी के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। इस तरह से निम्न चार अवस्थाएं जो कि पर्वत निर्माण की फाइनल स्टेज तक पहुंचती है, उनमें सबसे पहले भूसनदी निर्माण की अवस्था, उसके बाद में अवसादीकरण की अवस्था, उसके बाद में अवतरण की क्रिया और उसके बाद में फाइनल जो स्टेज है वो पर्वत निर्माण की अवस्था होती है। इस तरह से अगर हम जनरल तरीके से देखें, सामान्य तरीके से देखें, तो कोबर ने पर्वत निर्माण की चार अवस्थाएं मानी। पहली अवस्था भूसनदी निर्माण की, दूसरी अवस्था अवसादीकरण की यानी कि भूसनदी में अवसादों का जमा होने की, और तीसरी अवस्था अवतरण की क्रिया की यानी कि जो अवसाद भूसनदी में जमा हुआ है उसमें अवतरण की क्रिया होती है, यानी कि जो अवसाद जमा हुआ है वो नीचे की ओर धंसता है। और फिर फाइनल स्टेज होती है क्षैतिज संचलन के कारण जो दोनों अग्रदेश हैं वो एक दूसरे की ओर खिसकते हैं और पर्वत निर्माण होने लगता है, यानी कि जो फाइनल स्टेज है वो पर्वत निर्माण की अवस्था है। इस तरह भूसनदी के दोनों पार्श्वों या अग्रदेशों के पास रखने से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण भूसनदी के तलछट में सिकुड़न तथा मोड़ पड़ने लगता है, जिस कारण मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। भूसनदी के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें कोबर ने रैंड कैटेन नाम दिया है। भूसनदी के मलबा का पूर्णतः या आंशिक रूप में वलित होना संपीड़न के बल पर आधारित होता है, यानी कि अगर बल अधिक होगा तो वलन अधिक पड़ेंगे, और अगर बल सामान्य होगा तो वलन भी सामान्य ही रहेगा। संपीड़न पर आधारित होता है। यदि संपीड़न का बल सामान्य होता है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं तथा बीच का भाग वलन से अप्रभावित रहता है। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने श्वासेनबर्ग की संज्ञा प्रदान की है, जिसे सामान्य रूप से मध्य पिंड यानी कि मीडियन मास भी कहा जाता है। जब संपीड़न का बल सर्वाधिक सक्रिय होता है तो भूसनदी का समस्त मलबा
वलित हो जाता है तथा मध्य पिंड का निर्माण नहीं हो पाता। संपीड़न बल जितना ही अधिक तीव्र होता है, पर्वतीकरण में उतनी ही अधिक जटिलता आती है। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम समझें तो इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि संपीड़न का बल सामान्य होता है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं, उनमें ही मोड़ पड़ते हैं, और बीच का जो भाग है वह वलन से अप्रभावित रहता है, यानी कि वहाँ पर मोड़ नहीं पड़ते। और जो वलन से अप्रभावित भाग है उसको कोबर ने स्वासीन वर्ग की संज्ञा दी है, और जनरली हम उस स्वासीन वर्ग को मध्य पिंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह तो सामान्य बल था। अगर बल अधिक होता है, संपीड़न का बल अधिक होता है, तो भूसन्नति का जो समस्त मलबा है वो वलित हो जाता है, और उस कंडीशन में मध्य पिंड यानी कि स्वासीन वर्ग का निर्माण नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि अगर संपीड़न बल अधिक होता है या तीव्र होता है तो पर्वतीकरण में उतनी ही अधिक जटिलताएं आती है, उतने ही अधिक मोड़ देखे जा सकते हैं, वलन देखे जा सकते हैं। आगे देखिए, कभी कभी वलन की ग्रीवा टूटकर दूसरे वलन पर चढ़ जाती है, जिस कारण ग्रीवा खंड का निर्माण, जिसे हम नापे भी कहते हैं, होता है। यह चित्र है कोबर के पर्वत निर्माण के भूसन्नति सिद्धांत का ब्लॉक डायग्राम है। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड यानी कि टाइपिकल मीडियन मास के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। कोबर ने 6 पर्वतीकरण के युगों का उल्लेख किया है। इनमें से 3 घटनाएं कैम्ब्रियन युग से पहले घटित हुई मानी गई है तथा इनके विषय में बहुत कम ज्ञान है। 2 पर्वतीकरण के बीच एक शांत काल होता है जिस समय पर्वत निर्माण रुक जाता है। यानी कि पर्वत निर्माण के जो युग होते हैं उन युगों में दो पर्वत निर्माण कालों के बीच में एक ऐसा काल भी होता है जिसमें प्राय पर्वत निर्माण नहीं होता, यानी कि शांत काल होता है। उस समय पर्वत निर्माण पूर्णतः रुक जाता है। हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि पहले 33 सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में थे। इयोसीन युग में दोनों आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण 33 के दोनों किनारों पर तलछट में वलन पड़ने से उत्तर में कुनलुन पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। दोनों के बीच तिब्बत का पठार मध्य पिंड के रूप में बचा रहा। आगे चलकर मध्य पिंड हिमालय तथा लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हो गया। आगे चलकर मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण हो गया। कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक है, फिर भी कुछ आधारों पर इसकी आलोचनाएं की जा सकती है। जैसे कि कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों पार्श्वों यानी कि दोनों किनारे सरकते हैं, परंतु श्रेष्ठ ने बताया कि एक पार्श्व सरकता है जिसे इन्होंने पृष्ठ प्रदेश यानी कि बैकलैंड कहा, तथा दूसरा पार्श्व अपनी जगह स्थिर रहता है जिसे इन्होंने अग्रदेश यानी कि फोरलैंड कहा। पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों जैसे कि अल्पस हिमालय का स्पष्टीकरण तो हो जाता है, परंतु उत्तर से दक्षिण फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण इस सिद्धांत से नहीं हो पाता। इस तरह कुछ आलोचनाएं हैं कोबर के सिद्धांत की जाती है। यहाँ पर यह हमारा कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत समाप्त होता है। इसके बाद में आता है हमारा होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स। तो देखते हैं होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स। आर्थर होम्स ने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 मंडलों क्रस्ट और अधः स्तर में बांटा जा सकता है। क्रस्ट की रचना सियाल और अधः स्तर की रचना सीमा से हुई मानी गई है। महासागरों के नीचे सियाल नहीं है, ऐसा आर्थर होम्स का मानना है। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु तापमान अधिक नहीं हो पाता,
क्योंकि ऊपरी सतह से परिचालन यानी कि कंडक्शन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। इसके विपरीत अधः स्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है, जिस कारण तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहन तरंगें उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलने लगती है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इनकी दो स्थितियां होती है। पहली, जिस स्थान पर दो संवहन तरंगें अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वहां पर फैलाव यानी कि अपसरण होने से तनाव की शक्ति पैदा हो जाती है, जिस कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं तथा बीच वाले खुले भाग में सागर का निर्माण हो जाता है। इस तरह महाद्वीपों में प्रवाह होने लगता है। दूसरी कंडीशन में जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलती है, तो अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतलन होने से भूसंनति का निर्माण होता है। इस तरह संवहनीय तरंगों को दो वर्गों में रखा जा सकता है: उड़ते स्तंभ की तरंगें तथा गिरते स्तंभ की तरंगें। कन्वेक्शन करंट ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग कॉलम्स, ये यहाँ पर चित्र है। इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से उड़ते स्तंभ की तरंगें और गिरते स्तंभ की तरंगें होती है। उड़ते स्तंभ की तरंग को आरोही तरंग कहा जा सकता है और गिरते स्तंभ की तरंग को अवरोही तरंग कहा जा सकता है। असेंडिंग करंट एंड डिसेंडिंग करंट देख लीजिए। महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही संवहन तरंगें यानी कि असेंडिंग कन्वेक्शन करंट जब जलमग्न तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे मुड़ती है, तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन होता है तथा भूसंनति का निर्माण होता है। इस तरह भूसंनति की स्थिति गिरते स्तंभ के ऊपर या अवरोही तरंगों डिसेंडिंग कन्वेक्शन करंट के ऊपर होती है। अवरोही तरंगें महाद्वीपों तथा महासागरीय तली के नीचे के कुछ भागों को उच्च तापमान के कारण पिघलाकर उन्हें भूसंनति में जमा करने लगती है। इस तरह महाद्वीपीय परत पतली होने लगती है। लगातार संपीड़न तथा तलछटीय निक्षेप के कारण भूसंनति में क्रमशः निरंतर धसाव होता रहता है। संवहनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है तथा इसी के दौरान भूसंनति का निर्माण, पर्वत की उत्पत्ति तथा उसका उत्थान होता है। इस दौरान संवहनीय तरंगों की तीन अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था इसकी अवस्था या इसका समय सबसे लंबा होता है। दो केंद्रों से आने वाली संवहनीय तरंगें मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसंनति का निर्माण करती है। ये तरंगें क्रमशः वेगवती होती जाती है। भूसंनति में तलछटीय जमाव तथा तली निरंतर धंसती जाती है। पदार्थों का गहराई तक अवतलन होने से एवं ऊपर से दबाव एवं पृथ्वी के अधिक ताप के कारण पदार्थ तप्त होने से घनत्व बढ़ता है, किसका? पदार्थ का, तथा पुनः धसाव होता है। इस तरह कुछ ताप रूपांतरण के समय खर्च हो जाता है, जिससे ताप का संचय नहीं हो पाता। द्वितीय अवस्था संवहनीय तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र परंतु कम समय तक संवहनीय तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र होती है परंतु कम समय तक होती है। तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतलन तथा उड़ते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना है। महाद्वीपों तथा महासागरों की ओर से आने वाली तरंगें तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती है, जिससे भूसंनति के मलबा पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है। फलस्वरूप भूसंनति का मलबा भिजकर वलित हो जाता है तथा पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तृतीय अवस्था संवहनीय तरंगों का क्रम क्रमशः क्षीण होता चला जाता है। इसका कारण है गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत तथा उड़ते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना है। धीरे धीरे समस्त उड़ता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण संवहन तरंगों का समापन हो जाता है। उनकी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके कई परिणाम होते हैं।
निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं तथा पर्वतों में उत्थान प्रारंभ हो जाता है। दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो नीचे दब गए थे अब ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वतों में पुनः उत्थान होने लगता है। यहाँ पर ये तीनों अवस्थाएं इस तरह से दिखाई गई है और ये चित्र दिखाए गए हैं। प्रथम अवस्था में गति में क्रमशः वृद्धि होती है, द्वितीय अवस्था में उच्च गति की अवस्था होती है और तृतीय अवस्था गति में ह्रास होता है, और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये भूसनति है, और उस भूसनति में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण दिखाया गया है। ये जो थर्ड स्टेज है, तृतीय अवस्था है, इस तृतीय अवस्था में भूसनति में मोड़ पड़ने से वलित पर्वतों का निर्माण दिखाया गया है। इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं की जा सकती है, जैसे कि जेई स्टीयर्स ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है, परंतु ऐसे कारकों पर आधारित है जिनके विषय में कम जानकारी प्राप्त है। उड़ते तथा गिरते स्तंभ की धारणा संदेहास्पद है। संवहन तरंगें पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है, जिनके विषय में जानकारी कम है। क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेहास्पद तथ्य है। रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर धसाव एक भ्रामक समस्या है। इस तरह से इस सिद्धांत की कुछ विशेष आधारों पर आलोचना की जा सकती है। इस तरह से ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने 3 मुख्य पर्वत निर्माणक सिद्धांतों का वर्णन किया, जिनमें से पहला जो सिद्धांत था हमारा वो था जोली का रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रिय सिद्धांत, जिसको हमने पृथ्वी के धरातल का इतिहास नाम से भी संबोधित किया था और तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया था। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा वो था कोबर का पर्वत निर्माणक भूसनति सिद्धांत, जिसमें कोबर ने भूसनति के माध्यम से पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति को समझाया। और तीसरा जो सिद्धांत था हमारा वो था आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। उन्होंने संवहनीय तरंगों के माध्यम से पर्वतों के निर्माण की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। इस तरह से ये हमारे 3 सिद्धांत थे जो कि हमारे सिलेबस में है। कुछ सिद्धांत और भी हैं पर्वत निर्माणक के, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी अध्याय के साथ यह हमारी पहली यूनिट इकाई प्रथम यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में हम इकाई द्वितीय यानी कि सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इस फर्स्ट यूनिट के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेंगे और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी से ही प्रिपेयर होने लग जाएंगे। सेकेंड यूनिट भी बहुत इजी है हमारी, और उसको भी हम इसी तरीके से नोट्स फॉर्म में आरामदायक तरीके से तैयार कर लेंगे। फिलहाल आप फर्स्ट यूनिट के नोट्स बनाइए और इसका अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए, और कुछ दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, संपर्क कर लीजिए। कॉलेज में जब भी मैं फ्री रहूँ तब आप मुझसे कांटेक्ट करके इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय ज़्यादा समझाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं जल्दी ये नोट्स रीडिंग करके आपके सामने पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जब भी आपको कॉलेज में टाइम मिले तब आप मुझसे प्रत्यक्ष संपर्क करके जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यूनिट के साथ और एक नई अध्याय के साथ। जय हिंद।